इस समय बिहार चुनाव का जो माहौल है, जिस तरह से तेजस्वी की मीटिंग्स में भीड़ जुट रही है, और इसके अलावा विपक्ष के और भी जो लोग हैं उनकी भी मीटिंग्स में जिस तरह से जनसमूह उमड़ रहा है, जुट रहा है, भीड़ जुट रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ में जो बीजेपी के जो यहां तक कि प्रधानमंत्री की जो मीटिंग है उनमें भी सीटें खाली हैं, नीतीश कुमार की उसमें तो हाल देख ही रहे हैं आप, पूरी तरह से खाली है। और नीतीश कुमार जी की जो बौखलाहट है, आपको वो बौखलाहट साफ नजर आ रही होगी। जिस तरह के निजी आरोप वो लगा रहे हैं, उन निजी आरोपों से उनकी हार आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ, बीजेपी का सुपड़ा साफ। इस बार बिहार में बदलाव निश्चित रूप से होगा। ये मन बिहार की जनता ने बना लिया है। डॉक्टर विजय जी, आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ईवीएम की बात करी जा रही है कि जब चुनाव आता है, चुनाव की डिक्लेरेशन हो जाता है, जब उस समय ईवीएम को हटाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले ईवीएम को क्यों नहीं हटाते हैं? सभी लोग इस तरीके की बातें करते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन फिर ईवीएम से चुनाव हो रहा है। देखिए, जितने भी लोग ये ईवीएम को हटाने की जो बात करते हैं वो कहीं कहीं सत्ता के भोगी लोग रहे हैं, तो वो अभी भी वो ईवीएम से इलेक्शन कराने के लिए इसलिए मजबूर होते हैं क्योंकि वो सत्ता के भोगी रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए वो ईवीएम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। और जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे बिहार में इलेक्शन है, बिहार में लालू साहब की गवर्नमेंट रही आज से 15 साल पहले। लालू साहब को उन फाइलों में बहुत सारे इरेगुलरिटीज के थ्रू उनको फंसाया गया है। देखिए, सेम केस में, जिस केस में वो जेल में है, उसी सेम केस में मिश्रा जी को बरी कर दिया गया है। तो ये इनकी अपनी पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी को अपनाते हुए हमारे जो बहुजन समाज के लीडर या जितने भी जो लीडर हैं जो ईमानदारी से इस देश में काम करना चाहते हैं, उन लीडरों को ये मीडिया के थ्रू पब्लिक को गुमराह करते हैं कि ये जो लोग हैं ये चोर हैं, इन्होंने करप्शन किया है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि मीडिया इनके हाथ में। ईवीएम एक सबसे बड़ा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, बिहार इलेक्शन में जो तेजस्वी यादव के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो प्रोग्राम रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम है। उनकी प्रोग्राम में जितनी भीड़ आ रही है शायद किसी भी प्रोग्राम में इतनी भीड़ नहीं है। मोदी साहब, जिनको एक रंगनाथ का बोला जाता है कि जहां जहां जाते हैं वो रंग जमा देते हैं, वो रंग भी उन्होंने फीका कर दिया। एक नए लड़के ने, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उस लड़के ने रंगनाथ का भी रंग फीका कर दिया है। लेकिन आप ये देखिए, इनका मीडिया अभी से ये भूमिका बना रहा है, ईवीएम को पीछे रखते हुए ये भूमिका बना रहा है। ये जो पोल होते हैं, जिनको एग्जिट पोल बोलते हैं, उन पोल के लिए भूमिका बना रहा है कि इनका कोई वर्चस्व नहीं, इनको 30% वोट मिलने वाला है। इसका मतलब है कि नीतीश और बीजेपी जीतने वाली है। अगर इनका कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठता है तो ये ईवीएम का खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम फिर से कह रहे हैं, हम तमाम जो इस मोदी गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसी है, जिनका ये लोग विरोध करना चाहते हैं, वो सारे लोग ईवीएम के खिलाफ खुल के मैदान में आए, नहीं तो ये जो इनका लालच है सत्ता का, वो कुछ भी नहीं बचने वाला है आने वाले टाइम में। हिजम जी, आप भी बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम नहीं हटाई जा रही है। राजधानी के अंदर भी पहले हटाने की बात की थी लेकिन नहीं हटाई। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है? देखिए, चुनाव आयोग जो है सरकारी, जो प्रधानमंत्री के नीचे प्रधानमंत्री का सर्विस में है, प्रधानमंत्री जो चाहता है वो उसके कैरियर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। वो एक पोस्ट रिटायरमेंट एक एम्बिशियस रहता है, या मैं किसी कमीशन के चेयरमैन बनूं, या मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं किसी राज्य का मैं गवर्नर बनूं। ईवीएम के बारे में हमने लगातार जंतर मंतर में, भानु प्रताप सिंह जी और हमारा डॉक्टर विजय जी की अगुवाई में हमने जंतर मंतर में लगातार, हम अभी भी हमारे जो संघर्ष है जारी है ईवीएम को भारत से हटाने के। बात आपकी ये रहे कि अब जब इलेक्शन के समय आता तो ईवीएम के मुद्दा क्यों बाहर आता है? मुद्दा बाहर नहीं आया, हमारे मुद्दे को दबा दिया जाता है। और जो सत्ते जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी में जो साथ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उस गेम में इन्वॉल्व है। हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, मुख्य दो पार्टी का नाम तो ले लेता हूँ। आप कांग्रेस और बीजेपी के दोनों का जुगलबंदी, उनकी जो गेम रहा है
उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहा है। लेकिन हमारा तो एक मकसद यह था, शुरू से ही हमारा मकसद था कि हम ईवीएम को हटाना चाहते हैं। इसलिए हमने कभी किसी इलेक्शन में, अभी जो है 2-3 साल में जो इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने उसको इग्नोर किया। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं, हम किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक डिसीजन है। मैं इसमें थोड़ा सा आपकी बात को और थोड़ा सा आगे क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है क्यों मतलब ईवीएम से चुनाव कराता। इस चीज को थोड़ा सा समझे कि इलेक्शन कमीशन केवल एक नौकर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जो कानून बन गया है उस कानून के तहत ही काम करना है, उससे अलग नहीं कर सकता। और इलेक्शन के संबंध में जो कानून बनाने का है कि इलेक्शन कैसे होंगे, क्या तरीका रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, वो सब कुछ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये संसद ने बनाया है। और इस कानून के तहत ही जब कांग्रेस की सरकार थी, बैलेट पेपर को हटाकर ईवीएम को उसमें जोड़ा गया था। जिस दिन से ईवीएम को उस कानून के अंतर्गत लागू कर दिया गया, उस दिन से चुनाव आयोग की मजबूरी हो गई कि उससे जो है ईवीएम से चुनाव कराने। तो चुनाव आयोग वही करेगा जो कानून में है। और ये जो ईवीएम हटेगा, ये ईवीएम भी हटेगा संसद के ही माध्यम से। संसद अगर कानून बना के जो अमेंडमेंट करेगी, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाएगी, तो ही बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस चीज को समझने की जरूरत है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के विषय में बात करते हैं, ईवीएम से उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी मजबूरी है, उसे तो करना है, जैसी व्यवस्था है वो कराएगा। असली जो काम है, असली जो लड़ाई है, जो जन आंदोलन होना चाहिए, जिसके खिलाफ होना चाहिए, वो होना चाहिए भारत सरकार के खिलाफ, संसद के खिलाफ, ताकि सरकार संसद में कानून लाके, संशोधन लाके ईवीएम को हटाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए। माननीय प्रताप की जिस तरीके से 2014 का चुनाव हुआ था और भाजपा सरकार ने 44 सैनिक पुलवामा कांड में मरवा दिए थे, उसका खुलासा भी हो गया कि भाजपा सरकार के द्वारा ही मरवाए गए। इसी तरीके से अभी चीन की जो सीमा है, वहां पर बिहार के सैनिक मारे गए। अब भाजपा पार्टी के लोग उसको बनाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे बातों पे अंकुश लगना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से या नहीं? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग को ऐसी सारी बातों पर अंकुश लगाना चाहिए। चुनाव आयोग को जाति के आधार पर अगर वोट मांगी जा रही है, धर्म के आधार पर अगर वोट मांगी जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, सेना के आधार पर अगर वोट मांगी जा रही है, सेना को इस्तेमाल करके अगर वोट मांगी जा रही है, इन सारी चीजों पर बंदिश लगानी चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां क्या है स्थिति, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारत सरकार का गुलाम बन चुका है। उसकी अपनी जो उसकी स्वतंत्रता है, जो उसकी ताकत है, वो उसने पूरी तरह से खत्म कर दी है, गिरवी रख दी है। और इसलिए इस गुलामी की वजह से ही चुनाव आयोग जो सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है, चुनाव आयोग वही करता है। आप देखेंगे कि पिछले चुनावों में किस तरह से एक चैनल मोदी के नाम नमो चैनल करके जो चला, वो चैनल लगातार चलता रहा पूरे चुनावों में और 24 घंटे चलता था। कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी जी ने सेना का कितनी बार नाम लिया, कितना इस्तेमाल किया, सांप्रदायिकता के कितने शब्द, धर्म के नाम पर कितनी वोट मांगी, तब भी चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग मोदी सरकार का गुलाम बन चुका है। तो गुलाम से आप इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते। ये सब कुछ जो चीजें हैं तभी संभव है कि जब अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता आए और वो अच्छे लोग ईमानदारी से अच्छा काम करें, और तब ये जो गंदगी फैली है, ये सारी गंदगी साफ हो। चाहे वो सीबीआई में हो, चाहे ईडी में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो सीबीसी में हो, चाहे वो रिजर्व बैंक में हो, और चाहे वो सीएजी में हो, कहीं भी जो ये गंदगी, चाहे इलेक्शन कमीशन में, कहीं भी ये जो गंदगी फैली है, ये तभी संभव हो सकेगी साफ करना जब अच्छे लोग राजनीति में आए और सत्ता उनके हाथ में हो। बिना उसके ये संभव नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अगर कार्रवाई नहीं करता, उसका सीधा कारण है क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरकार की बातों को मानता है, उसके सामने मुंह नहीं खोलता, अपने अधिकारों को, अपनी ताकत को पूरी तरह से गिरवे रख दिया है सरकार के चरणों। अनुराग ठाकुर जो है तेजस्वी यादव को टुकड़े टुकड़े गैंग का बता के कह रहे हैं कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, वो उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, इनके अलावा कुछ नहीं। देश को तेजस्वी है, टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह रहे हैं, वो तो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने
तोड़ने का काम तो ये कर रहे हैं। इनकी हिम्मत है, इनकी औकात है तो बताए ना कि जो चाइना तुम्हारी धरती को कब्जे करके बैठा उस पर तुमने क्या किया। जिन 20 शहीदों के, जो 20 हमारे जवान शहीद हुए, तुमने कहा था इसका बदला लिया जाएगा। क्या बदला लिया अभी तक? जो हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए पुलवामा में, 1 साल 1.5 साल निकल चुका, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी। तुमने किसको क्या किया? उसमें कितने लोगों को सजा हुई है? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं। तो ये सब बेकार की बात है। उनके पास इसके अलावा नहीं है। देशभक्ति, टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही बीजेपी के पास है और कुछ नहीं है। सर, जिस तरीके से बिहार के अंदर झूठ बोला जा रहा है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा झूठ बोल रही हैं। क्या जब ये जीतने के बाद में क्या जो ये वादे पूरी नहीं कर पाते हैं तो क्या इन पे 420 का मुकदमा लगेगा? नहीं, देखिए होना तो ये चाहिए। ये एक बात चली भी थी और मैं मानता हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो घोषणा पत्र डॉक्यूमेंट है। आप उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम ये करेंगे। और कोई भी पार्टी अगर सरकार में आने के बाद, जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद अगर घोषणा पत्र लागू नहीं करती है तो न केवल उसके खिलाफ 420 का मुकदमा होना चाहिए, मैं तो कहता हूं उसके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए। इस पब्लिक को ठगने का जो मुकदमा है वो उनके खिलाफ होना चाहिए। चीट कर रहे हैं वो, नहीं तो उन्हें क्या जरूरत? जो तुम कर नहीं सकते उसे बोल क्यों रहे? और इस मामले में अगर देखा जाए तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी की अगर आप देखें, अभी इसी बात पे 1 मिनट में आपको क्लियर करूंगा, बात समझ में आएगी। तेजस्वी ने यानी आरजेडी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया। बीजेपी ने कहा 19 लाख नौकरी देंगे। 19 लाख। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, नौकरी दे ही नहीं सकते। कहां से लाओगे पैसा? जिस चारे घोटाले में जेल में गए वहां से लेके आओगे, जेल से लेके आओगे पैसा। ये नीतीश कुमार जी का कहना है। और बीजेपी कहती है 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। हालांकि सबको मालूम है कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी का वादा करके मोदी जी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, 35 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। ये स्थिति है। अभी आप स्थिति और देखें, जो मैं इसी के विषय में बहुत आधी मिनट की बात, मैं आपको रोकते हुए इस चुनाव से संबंधित ये एक और सवाल है मेरा। जिस तरीके से भाजपा सरकार जो है वैक्सीन का प्रलोभन दे रही है बिहार के लोगों को, क्या ये भी एक 420 का मामला नहीं होता? निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। इलेक्शन कमीशन को इसमें लेना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन होते इलेक्शन कमिश्नर, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होती। दुर्भाग्य से उस चरित्र का व्यक्ति, उस दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति आज नहीं है जिसने इलेक्शन कमीशन को एक नई पहचान दिलाई। तो निश्चित रूप से, क्योंकि झूठ है, अभी वैक्सीन बनी नहीं है। तो जब वैक्सीन बनी नहीं और कितने दिन में बनेगी अभी ये पता नहीं है, तो चुनाव में आप वादा करें, कैसे वादा कर सकते हैं? आपके पास में है कोई चीज कि मैं ये चीज दूंगा आपको? तो जब आप एक चीज बनी नहीं है उसका वादा कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, ये भी समझ में आ रहा है ये, और आप देखिए कि आप बिहार की जनता को तो फ्री में दोगे वैक्सीन, तो इसका मतलब यह है कि बाकी जनता को आप जो है वो पैसे से दोगे, उसे आप फ्री में नहीं दोगे। इसका मतलब यह है कि जो एक जीवन को बचाने वाली दवाई है, वैक्सीन है, उसका भी आप धंधा करेंगे, उसे भी आप बेचेंगे, उसे भी। उसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास पैसा होगा तो पैसे वाले लोग उसे ले लेंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, गरीब मर जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? ये मैं आपको जो बता रहा हूं झूठ की बात। आप इस बात को और समझें, जो रोजगार वाली बात थी उसमें 1 मिनट और। सुशील मोदी ये कहते हैं, जो वहां के वो हैं, इनके बिहार के मुखिया बने हुए हैं सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, वो ये कहते हैं, आप 2 चीज देखिए, आप 2 चीज को आप ध्यान से सुनिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे, दूसरी तरफ सुशील मोदी कहते हैं कि 10 लाख रोजगार कैसे दे सकती है तेजस्वी। क्यों? क्योंकि 52,000 करोड़ का तो ऑलरेडी जो सेवा में है उनके लिए पैसा जाता है, और इन 10 लाख लोगों को दोगे तो 58,000 करोड़ रुपया और चाहिएगा, एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो उनसे यह सवाल पूछा जाए, अबे जब 10 लाख लोगों के लिए 58,000 करोड़ चाहिएगा तो तुम और तुम्हारी पार्टी 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा कैसे कर रहे हो? दे रहे हो नहीं दे रहे हो धोखा? तो बीजेपी की तो फितरत है, उसकी तो रग रग में ये शामिल है, और उससे जुड़े हुए जितने जो भी पार्टियां हैं उनकी भी रग में शामिल हो चुका कि झूठ बोलो, जितना भी बोल सकते हो झूठ बोलो, लोगों को गुमराह करो, लोगों को मूर्ख बनाओ, और सत्ता में आ जाओ तो इन्हीं लोगों को सुपड़ा साफ कर दो, इन्हीं लोगों का कत्लेआम कर दो। ये है स्थिति। भानु प्रताप जी, आप खुद एक अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जिस तरीके से ये झूठे प्रलोभन दे रहे हैं,
क्या आप एक अधिवक्ता होने के नाते इन पे कोई 420 का मुकदमा भी कर सकते हैं इस तरीके से? नहीं, देखिए मुकदमा जिस तरीके से बिहार में वैक्सीन के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है, उसी तरीके से बंगाल में अभी चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए भी वहां जो है भाजपा के लोग वहां भी वैक्सीन प्रलोभन दे रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुकदमा किया जा सकता है, PIL लगाई जा सकती है, लेकिन इससे आगे की बात देखिए, मैं आपको इससे आगे जो सच सब लोगों के सामने है, इस देश में 24 हाई कोर्ट हैं, बिहार में भी हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, उन लोगों को, उन जजेस को नहीं दिख रहा कि सरेआम झूठ बोला जा रहा है? ये तो सबको दिख रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी दिख रहा है कि झूठ बोला जा रहा है, उनको एक्शन नहीं लेने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो अदालतें हैं, अगर वो भी ऐसे मुद्दों पर जो सामने नजर आ रहा है कि धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, सुमोटो एक्शन उन पे नहीं ले सकती, उन अदालतों में अब जाके भी आपको क्या मिलेगा, कैसे उम्मीद मिलेगी? भाई ये केवल जिम्मेदारी यही थोड़ी है कि जब उनके सामने पिटीशन फाइल होगी, PIL आएगी, तभी वो सुनेंगे। आप क्या कर रहे हैं? जो जज होते हैं, आप मान के चलिए नीचे जज जो भी है वो 24 घंटे जस्टिस ऑफ पीस होता है, हमेशा जज होता है, वो जहां भी खड़ा है वहीं जज है वो। तो अदालतों को नहीं दिख रहा, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए कि सरासर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कैसे लेंगे? जिस तरीके से 350 परिवारों का हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 74 सालों से कब्जा है, तो क्या आपको न्याय की उम्मीद लगती है कि इस देश में? नहीं, देखिए मैं तो देखिए ये बात बहुत पहले से कहता रहा हूं, बार बार मैंने कई मंचों से कही, इस देश की अदालतों से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। इस देश में लोगों को न्याय नहीं मिलता। यह अलग बात है कि फैसले होते हैं कभी इस पक्ष में उस पक्ष में, क्योंकि अगर न्याय मिलता तो पहले तो न्याय वहीं से होना चाहिए था कि क्यों चंद लोगों का कब्जा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर, और क्यों चंद लोगों का कब्जा है नीचे की जुडिशरी पर, और क्यों सरकार और हाई कोर्ट ने मिलके जुडिशरी में जिस तरह की जो मतलब हालत हो गई उसको सुधार क्यों नहीं रहे? कौन इसके लिए जिम्मेदार? तो पहले तो वहीं से, जब न्यायिक संस्था में ही नहीं मिल रहा, न्याय ही नहीं मिल रहा, तब आप कहां से कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? आप दिख नहीं रहा, जो चीज आपको दिख रही है, मुझे दिख रही है, आम जनता को दिख रही है, देश और दुनिया को दिख रही है, वो चीज अदालतों को क्यों नहीं दिख रही? जिनके पास पूरी ताकत है, जिनके पास संविधान ने, कानून ने ताकत दी है, आपको और मुझे तो कोई ताकत भी नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है। जब वो नहीं कर रहे तो किससे उम्मीद करेंगे आप? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।